प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, तो 62 है। तो 62 का नंबर क्वेश्चन, 62 प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना, इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले जो है ना क्लास को शेयर कर दीजिए, और क्लास जो है ना क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, इस समय एक तरह से प्रैक्टिस सेट ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड बुक है, तो सभी लोग जो अच्छे से ध्यान पे वो देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद करवा देंगे। तो अच्छे से ध्यान पे वो देखिएगा क्लास को, और आंसर जरूर दीजिएगा। अपने आप में देखना है कि कौन सा आंसर हमको आ रहा है, कौन सा आंसर नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है, बताइए किससे। कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है, किससे होगा। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से। क्या है, साधारण बहुमत से, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि वित्तीय आपात की घोषणा, कह रहा है कि वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है, तो साधारण बहुमत के द्वारा जो है ना पारित कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि निम्न में से किस वीटो शक्ति, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया सकता, बताइए। निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया सकता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। क्या है, बी है। विशेषित वीटो का जो प्रयोग है ना भारत के राष्ट्रपति नहीं करते, लेकिन अत्यांतिक वीटो करते हैं, निलंबनकारी वीटो का करते हैं, पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। ये तीनों वीटो का जो है ना भारत के राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं, लेकिन विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करते। तो कह रहा था क्वेश्चन में किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो विशेषित वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन अत्यांतिक वीटो का किया जाता है, निलंबनकारी वीटो का किया जाता है, और पॉकेट वीटो का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी होना चाहिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग क्लास को जो ना शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। आप लोग से क्लास को शेयर करते भी नहीं, ना अच्छे से क्लास को पूरा देखते हैं, इसलिए क्लास को ना शुरू से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जब तक क्लास पूरा खत्म नहीं हो तब तक जो है ना क्लास को बंद मत किया कीजिए। एक क्वेश्चन देखने से क्या फ़ायदा है, जब आप अच्छे से क्वेश्चन को आप पढ़ ही नहीं रहे, नहीं देख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। क्लास को पूरा अच्छे से देखा कीजिए, तभी जो है ना शाम में टेस्ट लगाइए, क्योंकि आप अगर अच्छे से क्लास को नहीं देखिएगा तो आप ही को नुकसान होगा, इसमें किसी का कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। इसलिए क्लास को अच्छे से ध्यान पूर्वक देखा कीजिए, तभी आपका जो है ना 100% फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी होना चाहिए। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75 दिन। कितना दिन होगा, 75 दिन होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में, कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है, बताइए। कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 है। क्या, अनुच्छेद 14 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन सिफारिश की थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्या है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है, बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष होता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितना वर्षों का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो वहाँ तक उतना तक कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है, बताइए। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। किसमें, विनय पिटक में। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है, विनय पिटक में। इसमें क्या है, आर्ट का जो है ना इसमें मिलान करना है। इसमें भूमि दिया हुआ, इसका भूमि का उपयोग कहाँ होता है। तो आर्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है। आर्ट का क्या ऑप्शन नंबर डी है। तो एक का क्षेत्र का क्या होगा, क्षेत्र का हो जाएगा योग कृषि योग भूमि। क्या है, क्षेत्र का क्या होगा, कृषि योग भूमि होगा। क्या होगा, कृषि योग भूमि होगा। वास्तु का क्या होगा, तो वास्तु का हो जाएगा क्या, तो वास्तु का हो जाएगा वास करने योग भूमि। क्या है, वास करने योग भूमि होगा। एक का बी का होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। खिल का क्या होगा, तो खिल का हो जाएगा बंजर भूमि। किसको खिल कहते थे, तो बंजर भूमि को ना खिल कहते थे। अपरहत किसको कहते थे, अपरहत जो है जंगली भूमि को क्या कहते हैं, अपरहत कहते हैं, याद रखिएगा। कृषि योग भूमि को क्षेत्र कहते थे, वास करने योग भूमि को वास्तु कहते थे, और बंजर भूमि को खिल कहते, जंगली भूमि क्या कहते, अपरहत कहते थे। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान में दिए, बताइए। कह रहा है कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान में दिए थे।
तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालदेव पुत्र देव ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर नहीं है लेकिन चैतन्य है, सूरदास है, तुलसीदास है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, कबीर नहीं है लेकिन सूरदास, चैतन्य और तुलसीदास ये सभी लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का है। किसका है, भगत सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, बताइए। कह रहा है काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। अतिवादी लोकतंत्र दल रेडिशियल डेमोक्रेटिक पार्टी अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिंगरपट्टनम की संधि किसके मध्य हुआ था, बताइए। सिंगरपट्टनम की संधि जो है किसके मध्य हुआ था, बताइए, किसके मध्य हुआ था। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच हुआ था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सिंगरपट्टनम की संधि किनके मध्य हुआ था, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। और सिंगरपट्टनम की संधि कब हुआ था, याद रखिए 1792 में हुआ था। कब हुआ था, 1792 ईस्वी में हुआ था। 1792 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सिंगरपट्टनम की संधि कब हुआ, 1792 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रामकता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रामकता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान से है। क्या, अफगानिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 16 पे यही कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, बताइए। कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। क्या है, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 17 पे ये कह रहा है कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि देते थे, इस प्रथा को कहा जाता था क्या, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि दे देते थे, इस प्रथा को कहा जाता था क्या। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ददनी। क्या होगा, ददनी होगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सुमिलित नहीं, इसमें कौन बोल रहा है गलत है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज का स्थापना जो हुआ था ना 1865 में नहीं हुआ था, 1867 में हुआ था। कब हुआ था, 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था, 1867 में हुआ था। और इसका जो स्थापना कौन किए थे, प्रार्थना जो है ना आत्मा से किया जाता है ना, इसका जो संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग थे। कौन थे, आत्मारंग पांडुरंग, याद रखिए, आत्मारंग पांडुरंग थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और सतशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, 1873 में, बिल्कुल सही है। और सतशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले किए थे। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, 1875 में था, बिल्कुल सही है। और आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, याद रखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन को सबको पता है कि इसका स्थापना 1897 में हुआ था और स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो चारों कथन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए याद इसको रखिएगा। तो यार कह रहा है कि प्रार्थना संघ का स्थापना कब हुआ था, 1867 में हुआ था, 1867 होगा, ठीक है, 1867 में हुआ था। आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। और सतशोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे कौन, इसका जो स्थापना संस्थापक थे कौन थे, ज्योतिबा फूले थे सतशोधक समाज की स्थापना। और अगर आर्य समाज का संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। इसका स्थापना 1897 में हुआ था और आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी एग्जाम होने वाला ना सभी में हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सके, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, हर क्वेश्चन को याद करना है। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, बताइए। कह रहा है किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 को। तो कह रहा है किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था, बताइए। द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनल कार्टिस। क्या है, लियोनल कार्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था, तो लियोनल कार्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे ये कह रहा है कि प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, बताइए।
प्याज में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो ये किसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। क्या होगा? एंथोसाइनिन कारण जो क्या होता है, प्याज में लाल रंग होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? बताइए, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? बताइए, कह रहा है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होगा? तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? बताइए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है लेकिन प्रकाश की चाल बदलता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदलता है, प्रकाश की तीव्रता बदलता है। तो कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है, प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता क्या होता है? बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 25 पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? बताइए, कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है इसमें मिलान करने के लिए इसका 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा अब बी। आइए मिलाते हैं इसको। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट का क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट का जो है ना प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका होगा एक का हो जाएगा एक का जगह दो, इसका कॉपर एक कीटनाशी के रूप में किसमें करते हैं? कीटनाशी के रूप में करते हैं। इसमें करते हैं कीटनाशी के रूप में। और पेनिसिलिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेनिसिलिन का जो प्रयोग होता है तो बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्रतिजैविक के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? प्रतिजैविक के रूप में करते हैं। और नेक्स्ट है यूरिया, यूरिया का प्रयोग किसमें करते हैं? यूरिया का उर्वरक के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? उर्वरक के रूप में। और मेलाथियान का प्रयोग कहाँ करते हैं? फंगस नाशी के रूप में करते हैं। कहाँ? फंगस नाशी के रूप में करते हैं। तो फिर से देखिए इसका जो है ना कॉपर सल्फेट का हो जाएगा कीटनाशी, पेनिसिलिन का हो जाएगा प्रतिजैविक, यूरिया का हो जाएगा उर्वरक और मेलाथियान का क्या हो जाएगा? तो फंगस नाशी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2, 4, 1, 3 था। अब वही क्वेश्चन 27 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, एगैरिकस है। क्या है? एगैरिकस नहीं करता लेकिन राइजोबियम करता है, एनावीना करता है, जो बैक्टर करता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो एगैरिकस नहीं करता है, राइजोबियम, एनावीना और एजोबैक्टर ये तीनों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य नहीं है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लागेंटा कार्य नहीं है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ये मेडुला ऑब्लागेंटा कार्य नहीं है, लेकिन रक्त दाब का नियंत्रण करना ये है, हृदय के धड़कनों का नियंत्रण करना ये है, और उपापचय का नियंत्रण करना ये भी क्या है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेडुला ऑब्लागेंटा का कार्य नहीं है? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये मेडुला ऑब्लागेंटा कार्य नहीं है, लेकिन रक्त दाब का नियंत्रण करना और हृदय के धड़कनों को नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, ये सभी मेडुला ऑब्लागेंटा कार्य है। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं है। आगे है क्वेश्चन 29 कह रहा है कि जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? बताइए, जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रॉन है। क्या है? सिस्ट्रॉन है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है। बताइए किस रूप में? किस रूप में बनाता है? बताइए, कह रहा है स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। क्या है? यकृत। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है तो यकृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? बताइए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सिटोनिन जो है ना पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। ये होता है थायराइड से। क्या होता है? ये होगा थायराइड से होगा, याद रखिए। ये होगा थायराइड से होता है। थायराइड से स्रावित होता है, लेकिन मानव वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो, लेकिन ये जो कैल्सिटोनिन है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आई क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बताइए, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन है। क्या है? बोरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक की बनी होती है? बताइए, कह रहा है कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती है? किस ऊतक से बनती है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकला ऊतक से बनता है। किससे बनता है? उपकला ऊतक से। तो कह रहा है कि शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती है? तो उपकला ऊतक से बनता है। किससे बनता है? उपकला ऊतक से बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में
किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है बताइए। कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन तंत्र कहा जाता है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंडवाहिनी नलिका में। किसमें है, डिंडवाहिनी नलिका में कहा जाता है। तो कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, डिंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अट्टाकामा है। क्या है, अट्टाकामा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो अट्टाकामा है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है बताइए। कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, सिंगापुर और मलेशिया को जो है ना स्ट्रेट ऑफ जोहोर अलग करता है। तो सिंगापुर और मलेशिया को कौन अलग करता है, तो स्ट्रेट ऑफ जोहोर अलग करता है। आइए क्वेश्चन में रही 37 पे, कह रहा है कि इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है बताइए। कह रहा है कि इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है बताइए। नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर। क्या है, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर है। तो कह रहा है कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर है। आइए क्वेश्चन में रहिए 39 पे, 39 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग की चाय था। कब कि कौन था, दार्जिलिंग की चाय था, जो पश्चिम बंगाल का फेमस है, याद रखिएगा, इसको जीआई टैग मिला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है बताइए। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विंध्यन। क्या है, विंध्यन। तो कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है, विंध्यन में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, कह रहा है कि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, या निम्नलिखित में से कौन सी है बताइए। कह रहा है कि गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पे, कह रहा है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी है, धूपगढ़ी है। कौन है, धूपगढ़ी है। इसका जो ऊंचाई बोलेगा कितना मीटर है, 1350 मीटर। कितना, 1350 मीटर, याद रखिए 1350 मीटर है। तो कह रहा है कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़ी। इसका ऊंचाई बोला 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पे, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा, हिल्टन यंग समिति। क्या है, हिल्टन यंग समिति। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। क्या होता है, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। तो कह रहा है यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है बताइए। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर से। किससे है, आयकर से है। तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है, तो आयकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, कह रहा है कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब सेज इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना, जो पहले याद रखिए, इसका सेज का जो स्थापना हुआ था ना 2005 में हुआ था। कब हुआ था, 2005 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना कहाँ किया गया था। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला में किया। कांडला कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। तो भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 2005 में किया गया था, कांडला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 पे, 48 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है बताइए। निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, जर्मनी नहीं है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो जर्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन में, किन में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी नहीं है लेकिन अमेरिका, फ्रांस और रूस है। और इसका में जो है ना टोटल सदस्य होता है, टोटल 15 होता है, याद रखिएगा। इसमें 5 जो होता है अस्थायी होता है और 10 क्या होता है तो अस्थायी होता है, याद रखिएगा। तो कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी नहीं है लेकिन अमेरिका, फ्रांस और रूस है। और इसमें टोटल सदस्य बोलेगा तो 15 होता है, 5 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से, बताइए मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश से। किससे, अरुणाचल प्रदेश से है, याद रखिएगा। तो मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। क्वेश्चन रही 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य देश है, बताइए। निम्न में से कौन जो है G7 का सदस्य देश है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली है। G7 का जो सदस्य देश कौन सा है, तो इटली है। इसका ट्रिक भी होता है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, उस पर बैठाइएगा आपका सारा बैठ जाएगा। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बना करके जो है टेलीग्राम चैनल पे डाले भी थे। तो इसका G7 का सदस्य देश कौन सा है, तो इटली है, याद रखिएगा। इसमें याद रख लीजिए ना कि इसमें जो देश का नाम है याद रखिएगा। इसमें टोटल 7 देश होता है। इसमें कौन कौन देश है, इसमें करा G7 का सदस्य देश नहीं है, देश है तो इटली है। और इसमें साथ साथ कौन होता है, इटली, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है। शुरू से याद रखिएगा। इसका ट्रिक होता है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका है। इस 7 देश जो है क्या है, G7 का सदस्य है, याद रखिएगा। कौन कौन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका है। आगे यही नेक्स्ट पे इसमें नोट्स दिया हुआ स्मरणीय तथ्य देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें कह रहा है ना कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न प्राधिकारियों को प्राप्त करने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में किया गया। किसमें किया, दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न प्राधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में है। आगे कह रहा है कि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ यज्ञ का उल्लेख किया गया किस अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में। शपथ का बोलेगा तो अगर यहाँ पे बोलेगा कि जो है ना पेंशन वेतन बोलेगा तो दूसरी अनुसूची में। यहाँ पे ये याद रखिएगा, पेंशन वेतन बोले दूसरी अनुसूची में, अगर यहाँ पे शपथ का बात करेगा तो क्या होगा, तीसरी अनुसूची में होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया, अनुसूची चौथी अनुसूची में किया गया है। तो कह रहा है कि विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया, चौथी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया, तो 5वीं अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया, 5वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया किसमें, तो 6ठी अनुसूची में किया गया। किसमें किया, 6ठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची का उल्लेख किया किसमें किया गया, तो 7वीं सूची में किया गया। संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची का बोलेगा तो 7वीं सूची में किया गया उसका उल्लेख। अब भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं सूची में। 22 भाषाओं का बोलेगा तो किसमें किया गया, 8वीं सूची में किया गया है। आगे कह रहा है राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया किसमें, 9वीं सूची में किया गया है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया 9वीं सूची में। नेक्स्ट है दल बदल बोलेगा तो किसमें, दल बदल बोलेगा तो किसमें, तो 10वीं सूची में। किसमें है, 10वीं, 10 से 10वीं सूची, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं सूची में। इसको जोड़िएगा, 9 तो क्या कितना होता है, 11 होता है, तो 11वीं सूची ऐसे याद रखिएगा। इसका अनुच्छेद बोलेगा तो कितना है, 243 के जी है। तो कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। कितना अनुच्छेद है, 243 का जी है। आगे कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। कितना अनुच्छेद है, 243 का डब्ल्यू है, याद रखिएगा। तो कह रहा है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं सूची में, अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू है। आगे कह रहा है भारत के विभिन्न प्राधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र है, ठीक है। इसमें पद दिया हुआ है, शपथ दिया हुआ है, कौन किसका शपथ दिलाता है, किसको त्याग पत्र देते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो है ना शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जो त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को जो है ना राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का बात करें तो इसका शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश और त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति और त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। आगे जो है प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, और त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। और मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। और नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और इसका त्याग पत्र कौन देते हैं, त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, और त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यपाल को देंगे, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति का शपथ बोलेगा तो उपराष्ट्रपति का बोलेगा तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किस अछूत किस काल में, कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, बताइए क्या होगा।
तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल होगा। क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल याद रखिएगा। इसमें देखिए मिलान करना है, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताइए क्या होगा? कमल था। क्या था? कमल था। बुद्ध का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या था? कमल था। और गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या था? गृहत्याग क्या बोलेगा तो क्या था? घोड़ा था, घोड़ा। ठीक है, और मृत्यु का बोलेगा तो क्या था? स्तूप था। क्या था? स्तूप। और ज्ञान प्राप्ति का बोलेगा तो बोधि वृक्ष, जो बोध गया में है ना, बोधि वृक्ष, ये था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? क्या होगा बताइए? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश घनानंद का था। ठीक है, नंद वंश का जो था ना घनानंद, उसी का था। तो कह रहा है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो नंद वंश का था, और राजा कौन था? घनानंद था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चोल कला से है। क्या है? चोल कला से। याद रखिए, किस कला से है? चोल कला से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? बताइए किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव का नहीं है संगम युग से, लेकिन चोल का संगम युग से है, चेर का संगम युग से है, पांडे का संगम युग से है। तो कह रहा है किस राजवंश का संबंध जो है ना संगम युग से नहीं है? तो पल्लव का नहीं है, चोल का है, चेर का है, पांडे का है। याद रखिएगा। वाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? कह रहा है मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोसले। क्या है? भोसले इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? मुगल काल में मदद ए मास जो साथ था संबंध किससे था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? विद्वानों को राष्ट्र मुक्त भूमि से था। याद रखिएगा। तो कह रहा है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? विद्वानों को राष्ट्र मुक्ति भूमि से था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो क्या होगा? बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था? 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? कई गुटों में विभाजन हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया था? क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउट्राम एवं टेलर। क्या है? आउट्राम एवं टेलर। तो कह रहा है किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया? तो आउट्राम और एवं टेलर था। ठीक है, ये भी जो है ना, ये सेट जो है ना एक तरह से प्रैक्टिस सेट ही है। जैसे आप लोग मारते हैं ना 100 जिससे भी आप इसका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, वैसा ही ये भी प्रैक्टिस सेट ही है इस 50 क्वेश्चन का। और वो भी क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा नहीं समझिए कि ये जो है ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये भी है कि प्रैक्टिस सेट की तरह ही है। ये सोचिए कि हाँ कौन सा आंसर हमको आ रहा था, कौन सा आंसर नहीं आ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इससे जो है ना बहुत सारे एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। बिहार से बोल रहे ना, बिहार से मैं जो पढ़ा था 2023 में एग्जाम पढ़ा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से था। जो अगर पढ़ा होगा ना अगर अच्छे से बुक को, तो अच्छे से जो है ना उसका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही। तो इस बुक को ना अच्छे से रिवीजन किया कीजिए। बहुत अच्छे बुक है एकदम। पूरा जितना हुआ सेट है ना 62 तक पहले हुआ है, सारा सेट को रिवीजन कर लीजिए। बाकी जितना आगे का होगा ना सारा पढ़ लीजिए एकदम। एग्जाम में ना बिहार पुलिस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इसको मिलेगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप देख लीजिएगा। आए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई, कब हुआ था? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, याद रखिएगा। तो कह रहा है बंगाल के विभाजन की योजना कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कह रहा है कि कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट है अभ्युदय पत्र। कह रहा है कि अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? बताइए अभ्युदय पत्र के संपादक कौन है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर होगा 13 का डी, मदन मोहन मालवीय। क्या होगा? मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 कर रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? बताइए भारतीय क्रांति की माँ किसको बोलते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीखाजी कामा को जो है ना भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 15 कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ना कब पारित किया गया था बताइए। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 में। कब हुआ था? 1904 में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे। कह रहा है मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 16 का ए, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो कह रहा है ना कि मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। और ये कब हुआ था? 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में हुआ था। आइए क्वेश्चन 17 पे कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वीकल्चर। क्या है? सिल्वीकल्चर। तो कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। आइए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। क्या है? शैवाल। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो शैवाल करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा। तो कह रहा है ना कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्विनोमीटर। क्या है? कैल्विनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कैल्विनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे है, कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि धातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता सत्य नहीं है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालक नहीं है लेकिन जो है ना हल्के पदार्थ है, और भंगुर है, मंदक एवं दीप्ति रहित है। तो कह रहा है कि धातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता सत्य नहीं है। तो चालक नहीं, हल्के पदार्थ, भंगुर और मंद एवं दीप्ति रहित है। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसका होता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा का होता है। किसका? विद्युत धारा का होता है। आइए कह रहा है क्वेश्चन 22 कह रहा है कि तापमान का ऐसा मात्रा क्या है। तापमान का ऐसा मात्रा बोलेगा तो केल्विन है। क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। कौन है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के है। कौन है? विटामिन के है। नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होता है। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कौन जो है ना युग्म गलत सुमेलित है। इसमें कह रहा है कौन गलत है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें एपीकल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही है। एपीकल्चर में जो मधुमक्खी पालन किया जाता है बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आप पीसी कल्चर में क्या है? मत्स्य पालन काटते हैं ना, मत्स्य पालन। तो बिल्कुल सही है, मत्स्य पालन बिल्कुल सही है। और सेरीकल्चर में बोलेगा तो क्या है? सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन बिल्कुल सही है। क्या? रेशम कीट पालन बिल्कुल सही है। सिल्वीकल्चर में जो है ना ये छिपकली का अध्ययन नहीं होता है। सिल्वीकल्चर में जो होता है ना वन भूमियों का अध्ययन होता है। इसमें सिल्वीकल्चर में वन और वन भूमियों का अध्ययन होता है, वन और इस सब का अध्ययन होता है। और छिपकली का अध्ययन जो है ना सोरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी कहलाता है छिपकली का अध्ययन, याद रखिएगा। तो एपीकल्चर बोलेगा तो मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर बोलेगा तो मत्स्य पालन, सेरीकल्चर बोलेगा तो रेशम कीट पालन, सिल्वीकल्चर बोलेगा तो वन और वन भूमियों का अध्ययन होता है, और छिपकली का अध्ययन बोलेगा तो सोरोलॉजी होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेली फिश बोलेगा तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है। तो सी है, संघ सिलिनटेटा का है। किसका? संघ सिलिनटेटा का है। 30 बोल रहा है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, बताइए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ना कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, बताइए। कौन सा अनुसूची में, बताइए। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है। तो सी है, चौथी अनुसूची में। क्या है? चौथी अनुसूची में। तो कह रहा है संविधान के किस अनुसूची में राज्य
सभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन किया गया, तो चौथी सूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाग 4 के क कब शामिल किया गया, बताइए क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी 1976 में। क्या 1976 में? तो भारतीय संविधान में भाग 4 के क कब शामिल किया गया, तो 1976 में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 33 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा अनुच्छेद 53। क्या अनुच्छेद 53 होगा, ठीक है। तो कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है, ठीक है। अब 52 में क्या है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 54 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का जो है ना चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, इसका वर्णन है 54 में, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, क्या होगा। सबको पता है, तो चलता फिरता क्वेश्चन है। 61वां संविधान संशोधन कब, 1989। क्या होगा, 1989 में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 262। क्या अनुच्छेद 262। तो कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, अनुच्छेद 262। आगे कह रहा है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है, क्या होगा, बताइए। दो बार लगा था। 2 बार किया गया था। कब कब बताइए, कब कब किया गया था। 62 में लगा था, 62 में और 71 में, 62 और 71। 62 और 71 में, ठीक है ना। तो कह रहा है बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुआ है, 62 और 71, 2 बार हुआ है। आगे ये क्वेश्चन में हाँ 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 सही नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब में किया गया था। कब किया गया था, इसका याद रखिएगा ना, 20 जून 1951 में किया गया था। कब किया था, 1951 में, याद रखिए 20 जून 1951 में किया गया था पंजाब में। हाँ, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, तो पंजाब में पहली बार किया गया था। और कब किया गया था, 20 जून 1951 को किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, कौन करते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा हूँ 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो क्या होगा। 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 28। क्या अनुच्छेद 28। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 28। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ग्रीन मिशन का संबंध बोलेगा तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी है, टमाटर प्याज और आलू उत्पादन की वृद्धि से है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध किससे है, टमाटर प्याज और आलू उत्पादन की वृद्धि से है। आगे क्वेश्चन 41 कह रहा है कि लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2010 में किया गया था। कब किया था, 2010 में। लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था, 2010 में। आगे कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पे आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना बोले किस मॉडल पे आधारित है, हेराल्ड रोमन मॉडल पे आधारित है। हेराल्ड रोमन मॉडल पे आधारित है। और इसका उद्देश्य क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, किसकी प्राथमिकता दिया गया था, कृषि का था ना, कृषि का दिया गया था। 51 से 56। आगे क्वेश्चन 43 पे करा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहत स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया था, क्या होगा। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुले बाजार की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहत स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया था, खुले बाजार की प्रक्रिया। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 44 कह रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो केवल एक कथन सत्य है ना। में किया गया था, छठी पंच। हाँ, नाबार्ड का स्थापना जो 1982 में हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना में, और शिवरमन समिति पर आधारित है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और ये जो है ना दूसरा क्या कह रहा है, नाबार्ड केवल कृषि भी है। और क्या है ना, यहाँ पे केवल लगा इसलिए गलत है कि यहाँ पे होगा नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का सुविधा प्रदान करता है, यहाँ पे केवल लगा इसलिए गलत है। यहाँ पे कृषि और ग्रामीण दोनों होगा, इसलिए केवल एक कथन क्या है, सत्य है। आगे आइए, कह रहा है कि GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस
रूल्स का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराधान प्रणाली से। क्या है? कराधान प्रणाली से। तो GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध किससे है? तो कराधान प्रणाली से है। आगे क्वेश्चन है 46 पे कह रहा है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फसलों की खेती एक साथ। पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। कह रहा है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पशुओं का पालन और पशुओं की एक साथ खेती है। आगे कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 88.71%। कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.71%। आगे कह रहा है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, कौन करता है बताइए? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र करता है। कह रहा है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र करता है। आगे कह रहा है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए क्या होगा? डोडा बेटा बोलेगा तो नीलगिरी पहाड़ी पर, नीलगिरी तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए, नीलगिरी पहाड़ी पर। क्या है? नीलगिरी पहाड़ी पर। 49 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? बताइए स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, अब आइए नोट्स पे आइए। देखिए इसमें नोट्स दिया रहता है हर सेट के पीछे, इसको नोट्स पढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट देखिए भाग दिया हुआ है, देखिए संविधान के, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद दिया हुआ है। बताइए इसमें कह रहा है ना भाग है, अनुच्छेद है और उल्लेख है। बताइएगा कि भाग 1 में क्या है और कितना से कितना अनुच्छेद है? बताइए बताइए। सॉरी वेतन छूट गया था, पहले वेतन कर लेते हैं। देखिए कह रहा है विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन है। विभिन्न पदाधिकारियों का क्या मासिक वेतन है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन बोलेगा तो 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख होता है। और उपराष्ट्रपति का बोलेगा कितना होता है? उपराष्ट्रपति का तो 4 लाख होता है। कितना होता है? 4 लाख। और लोकसभा अध्यक्ष का कितना होता है? तो 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा तो 4 लाख होता है। राज्यपाल का कितना वेतन होता है? राज्यपाल का 3.5 लाख होता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बोलेगा तो 2.5 लाख होता है। कितना? 2.5 लाख होता है। तो राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बोलेगा तो 2.5 लाख होता है। अब आइए इस पे भाग पे आइए, बताइएगा कि भाग 1 में किसका उल्लेख है? कितना से कितना अनुच्छेद है? बताइए भाग 1। भाग 1 में है 1 से 4 1 से 4 अनुच्छेद है, संग एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संग एवं उसका राज्य क्षेत्र है, बड़ा अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में बोलेगा तो नागरिकता का वर्णन है 5 से 11, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन 5 से 11। अब भाग 3 में बोलेगा तो मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है 12 से 35 है, 12 से 35। अब भाग 4 में बोलेगा तो निजी निर्देशक तत्व है 36 से 51 है। अब भाग 4 के का बोलेगा तो मूल कर्तव्य है 51 के क में है। अब भाग 5 बोलेगा तो संघ का वर्णन है, संघ। भाग 5 में संघ का वर्णन है ना, 52 से 151 होगा। अब भाग 6 बोलेगा तो राज्य का वर्णन है 152 से 237 है, ठीक है। और भाग 7 बोलेगा तो इसको निरस्त कर दिया गया। पहली सूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य को निरस्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन जो है ना बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ, बिहार एसआई दरोगा में 2023 में जो एग्जाम हुआ था। और इसका अनुच्छेद 238 है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन कर रहा है भाग 8 में क्या है? तो पंचायत का सॉरी संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है 239 से 242 तक वर्णन है, ठीक है। अब भाग 9 में क्या है? पंचायत का वर्णन है। किसका? पंचायत का 243 के क से लेकर 243 न तक है। भाग 9 के क में क्या है? 9 के क में बोलेगा तो नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका 243 के 10 से लेकर 243 से 6 तक है। 9 के ख में क्या है? तो सहकारी समिति है, सहकारी समिति 243 के यह से लेकर 243 यह न तक है। और भाग 10 में क्या है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। इसका अनुच्छेद बोलेगा 244 है। भाग 11 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का समित संबंध है। एक और एक के बीच संबंध बनता है ना, तो संघ राज्यों के बीच संबंध बोलेगा 11 में है 247 से 263 है। अब भाग 12 बोलेगा तो विश्व संपत्ति संविदा और बाद है 264 से 301 क तक है। और भाग 13 में क्या है? तो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम है 301 से 307 अनुच्छेद तक है, याद रखिएगा। अब भाग 14 बोलेगा तो क्या होगा? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं 308 से 323। अब भाग 14 का क बोलेगा तो क्या होगा? 14 का क बोलेगा तो अधिकरण है। क्या अधिकरण? हाँ 323 से क से लेकर 300 ख तक है।
और अनुच्छेद भाग 15 में क्या है? भाग 15 बोलेगा तो निर्वाचन है, मतलब निर्वाचन 324 से 329। भाग 16 बोलेगा तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के 330 से 342 तक है। अब भाग 17 में क्या है तो राजभाषा है। क्या है? राजभाषा 343 से 351 है, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिटी का रीढ़ का हड्डी है। अब भाग 18 बोलेगा तो कि क्या है? आपात उपबंध, 18 आपात उपबंध है, 352 से 360 तक है। भाग 19 में बोलेगा तो प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन 361 से 367 तक है। अब भाग 20 बोलेगा तो संविधान संशोधन है, 368 में वर्णन है। अब भाग 21 में बोलेगा तो क्या है? अस्थायी विशेष उपबंध है, 369 से 392 तक है। और भाग 22 में क्या है तो संक्षिप्त नाम हिंदी प्रकृत पाठ होगा, 393 से 395 तक है। याद रखिएगा। रहेगा कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता का प्राप्त किया जा सकती है? बताइए कितने प्रकार का? 5। कितने प्रकार का? 5। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार का। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकती है? क्या होगा? 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार से। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था कब? 1955 में पारित किया। कब किया था? 1955 में पारित किया गया था। अब भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? भाग 3 को। किसको कहते हैं? भाग 3 को। आगे कह रहा है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय क्रमशः जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 226। हाँ। और नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। ठीक है। तो कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत किया गया था। तो ये सेट नंबर 63 था। सेट नंबर 63 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 64 आएगा और बाकी इसका टेस्ट शाम में 7 बजे होगा। ठीक है। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक। कि सेट नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा जल महासागरीय धारा नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास नहीं है। अगुलहास जो है ना ये हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। क्या है? ये हिंद महासागर का जो है ना क्या है तो गर्म जलधारा, याद रखिएगा। हिंद महासागर का गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। तो कनारी क्या है? ठंडी जलधारा है। और क्यूराइल ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट क्या है? ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जानते हैं? बताइए क्या होगा? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एबरडीन। क्या है? एबरडीन। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जानते हैं? एबरडीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें शहर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। कौन सा शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ? बताइए कि खार्तूम शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो क्या होगा? खार्तूम बोले नील नदी किनारे बसा हुआ है ना। खार्तूम नील नदी किनारे बसा हुआ है। अब ब्रेजविले बोलेगा तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्रेजविले बोलेगा तो जो है ना ये जैरे नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? तो जैरे नदी किनारे बसा हुआ है। जैरे नदी किनारे बसा हुआ है। और रोटरडम बोलेगा भाई, रोटरडम क्या होगा? राइन नदी। हाँ, तो रोटरडम जो है राइन नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? राइन नदी किनारे बसा हुआ है। और पेरिस बोलेगा तो सी नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? सी नदी किनारे बसा हुआ है। तो खार्तूम बोलेगा नील नदी, ब्रेजविले बोलेगा तो जैरे नदी, रोटरडम बोलेगा राइन नदी और पेरिस बोलेगा तो सी नदी किनारे बसा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? सबको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फजेंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, फजेंडा कहते हैं। तो कह रहा है कि ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो क्या होगा 5 का? ऑप्शन नंबर होगा सी, प्रवाल भीतियाँ हैं। क्या है? प्रवाल भीतियाँ। तो कह रहा है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? प्रवाल भीति। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू इंग्लैंड में। क्या है? क्यू इंग्लैंड में। आगे कह रहा है कि तुरंत ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। कह रहा है कि तुरंत ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइए। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध डैम जो है ना बराकर नदी पे, कुनार नहीं होगा, ये बराकर नदी पे होगा। ठीक है, बराकर होगा। हाँ, ये जो है तिलैया डैम जो है बराकर नदी पे होगा, ना कि कुनार नदी पे होगा। सरदार सरोवर बांध जो है ना नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे, बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध बोलेगा तो कृष्णा नदी पे, बिल्कुल सही है। तो तिलैया डैम बोलेगा तो बराकर नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि बेसाल्टिक कह रहा है कि बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। कह रहा है कि बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? रेगुर मिट्टी का। आगे कह रहा है दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ड्रेंड्रिक होगा। ड्रेंड्रिक होगा, ठीक है, ड्रेंड्रिक होगा। कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया था? डेंड्रिक। डेंड्रिक हो। इसका आंसर ना डी होगा। सॉरी। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, ट्रेलिस होगा। क्या होगा? ट्रेलिस, ठीक है। 10 का राइट ऑप्शन नंबर डी है, ट्रेलिस होगा। तो कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया था? ट्रेलिस। क्या है? ट्रेलिस। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया? बताइए क्या होगा? 52वां संविधान संशोधन। तो क्या होगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है। 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में आया था। बोर्ड मास बोलते हैं। तो कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। आगे कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग, कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332। क्या? अनुच्छेद 332। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 332 है। आगे कह रहा है किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? बताइए कौन सा सूची है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 1 और 3 है। ये संघ सूची और है संवर्ती सूची है। तो कह रहा है किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है? तो संघ सूची या संवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार लगाता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत। तो कह रहा है राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। आगे क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 10वीं सूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार किसी में से किसे? लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? बताइए इसमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 17 का ऑप्शन नंबर डी, मक्का रेशेदार फसल नहीं है, लेकिन जूट रेशेदार फसल है, कपास रेशेदार फसल है, मेस्टा रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? बताइए क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है। आगे कह रहा है कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नेफेड है। क्या है? नेफेड। और याद रखिएगा नेफेड का अगर फुल फॉर्म पूछेगा ना, क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव होता है, मार्केटिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। नेफेड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। और नेफेड का जो स्थापना हुआ था ना, क्या कोऑपरेटिव होता है सर? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। और नेफेड का जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था, ठीक है। 1958 में 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुआ था नेफेड का, हमको पता है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो ऋण में से क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या होगा? कि नेफेड का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। आज स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुआ था। DRDO का भी स्थापना 1958 में हुआ था, लेकिन उसका 1 जनवरी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा बताइए?
तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर में कमी हो डी, जाएगा। मुद्रापूर्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है हाइड्रोलिथ क्या है, बताइए हाइड्रोलिथ क्या है। हाइड्राइड है। तो ये जो है ना कैल्शियम हाइड्राइड है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्राइड है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीव द्रव नहीं पाया जाता है, लेकिन हरित लवक पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में से न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो जीव द्रव में नहीं पाया जाता, लेकिन केंद्रिका, हरित लवक और राइबोसोम में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो क्या होगा 23 का। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। क्या रासायनिक ऊर्जा, कह रहा है कि परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का आयन सम इलेक्ट्रॉनी है, बताइए किसका है। तो Na+, O- है। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे क्वेश्चन 25 पे कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है, बताइए कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है, बताइए। प्रोपेन है। तो प्रोपेन जो है ना क्या है, तो स्वच्छ ईंधन है। क्या है, प्रोपेन है, क्या है, तो स्वच्छ ईंधन है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 26 कारण निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, बताइए कार्बनिक अम्ल कौन सा है। एसिटिक अम्ल क्या है, तो कार्बनिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल क्या है, तो कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। कह रहा है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है, तो क्या होगा 27 का। ऑप्शन नंबर ए होगा कॉपर कार्बोनेट होगा ना, कॉपर कार्बोनेट। कह रहा है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बढ़ने के कारण ऐसा होता है, तो कॉपर कार्बोनेट। आगे कह रहा है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। थायमिन का बेरी बेरी होता है, थायमिन कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, बिल्कुल सही है। स्कॉर्बिक अम्ल बोलेगा तो स्कर्वी, बिल्कुल सही है। अब विटामिन ए बोलेगा ना तो वर्धानता नहीं होता है। विटामिन ए का बोलेगा ना, विटामिन ए कमी से स्कर्वी होता है, सॉरी रतौंधी होता है, रतौंधी। विटामिन ए से जो होता है रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी, हाँ सर रतौंधी होता है, विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। अब वर्धानता तो एक जो है ना अतिथि बीमारी है, ठीक है ना। अब विटामिन के से क्या है, तो रक्त जमना होता है। क्या होता है, रक्त जमना। तो थायमिन बोलेगा बेरी बेरी सही है, स्कॉर्बिक अम्ल बोलेगा स्कर्वी सही है, विटामिन ए बोलेगा तो रतौंधी होता है, अब विटामिन के बोलेगा तो जमना होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण जैव सूचक है, बताइए क्या होगा। तो लाइकेन क्या है ना, तो जैव सूचक है। क्या है, लाइकेन जो है, कह रहा है कि कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, तो लाइकेन है। क्या है, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है ना, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारणता बढ़ोतरी होती है, बताइए क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है, तो कैंसर होता है, ठीक है, जिसमें किसी असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। आगे कह रहा है कोणीय बेग की बीमा, कह रहा है कोणीय बेग की बीमा क्या होती है, कोणीय बेग की बीमा क्या होती है। क्या सही हुआ, 30 क्या। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 का लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या होगा। क्वेश्चन कह रहा था ना ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसके असाधारण बोल रहा है, साधारण जो है ना बढ़ोतरी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगा, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है, ना असाधारण के मतलब ना बढ़ोतरी होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। और साधारण मतलब ना होता। कोणीय बेग की बीमा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। M0L0T/-1 है। क्या M0L0T/-1 है। कह रहा है कि जिस रूप में 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हुआ है, क्या है बताइए। नाइट्रेट के रूप हाँ, में। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए नाइट्रेट के रूप में। तो कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हुआ है, नाइट्रेट। नेक्स्ट है दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है, तो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट होगा। क्या हो, कैल्शियम फॉस्फेट। कह रहा है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, F2। क्या है, F2। कह रहा है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, F2 है। नेक्स्ट, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है, बताइए किस पुस्तक में है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्च का टिकम के लेखक बोलेगा तो सुदरक है। कौन है, सुदरक, याद रखिएगा, सुदरक है, सुदरक।
और इसका जो है ना बोल रहा है किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? मृच्छकटिका। मृच्छकटिका में लिखा कौन है? शूद्रक है। नेक्स्ट कह रहा है चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? बताइए चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कलिंग वंश से था। किससे था? कलिंग वंश से था, कलिंग क्षेत्र से था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? बताइए किस शासक ने किया था? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक किया था। कह रहा है किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? अशोक। नेक्स्ट कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो क्या होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आलम खान। आलम खान। कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खान। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहारोहण हुआ था? बताइए क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। क्या औरंगजेब? नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 40 कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति उत्तर उपजे हाँ रामानंद। क्या है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रामानंद को। तो कह रहा है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है ना किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दारा सिको किया था। उपनिषद को फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है क्वेश्चन 42 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलवी अहमदुल्ला। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन किसने माह तक रहा था? तो क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर सी 28 माह। कह रहा है कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था? 28 माह तक रहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? बताइए इंडिपेंडेंट तो बी आर अम्बेडकर किए थे। कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर किए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर कब किए थे? बताइए। इसका है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना जो है भीमराव अम्बेडकर किए थे 1936 में की। कब किए थे? 1936 में किए थे। 1936 में याद रखिएगा। ठीक है। आगे ये क्वेश्चन में कर रहा है 45 कर रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? बताइए क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर एन मधोलकर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आर एन मधोलकर ने किया था। आगे कह रहा है गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एस ए डांगे। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा? एस ए डांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। ठीक है। कह रहा है किस आंदोलन के समय जो है ना किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? बताइए तो स्टार्टिंग कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1922 में खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कर रहा है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या होगा 49 का? ऑप्शन नंबर सी पटना में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में। नेक्स्ट है सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्या होगा? 50 का ऑप्शन नंबर सी डुप्ले ने किया था। कौन किया था? डुप्ले ने। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था। कौन किया था? डुप्ले ने। अब आइए नोट्स पे वहीं तक दिया हुआ है, बताइएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है। विधि के समक्ष कह रहा है विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? अनुच्छेद 14 में। क्या है? अनुच्छेद 14 में। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। कह रहा है विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। बताइएगा कि जाति धर्म नस्ल लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कह रहा है जाति धर्म नस्ल लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की निषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में है। आगे कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में किया गया है। तो याद रखिएगा विधि के समय समानता बोलेगा तो अनुच्छेद 14, धर्म जाति लिंग बोलेगा तो अनुच्छेद 15 और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बोलेगा तो अनुच्छेद 16 होगा। ठीक है। आगे आइए बताइएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो क्या होगा?
अनुच्छेद 17 में कितना अनुच्छेद 17 में? अस्पृश्यता का अंत बोले छुआछूत का अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में है? 18 में। कितना? 18 में। असमानता के अधिकार का उल्लेख बोलेगा तो अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में है। अपराध एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 से क में है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। कितना? अनुच्छेद 22 में है। कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में किया गया है। मानव के साथ दुर्व्यापार या बाल श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में किया गया है। देखिए आगे है ना मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ठीक है, बताइएगा। अनुच्छेद 14 से 18 किसका अधिकार है बताइए? समता या समानता का अधिकार है, ठीक है। हाँ 6 प्रकार का अधिकार है ना, तो समता या समानता का अधिकार बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है? 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा तो 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा तो आर्टिकल 32 में है। तो ये जो है ना 6 प्रकार का क्या है? मौलिक अधिकार है। आगे ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? क्या होगा? 6 प्रकार का। क्या है? 6 प्रकार का। आगे कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? 19 का 1 में किया गया है। आगे कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो किस यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, वह बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो क्या होगा? बोलने की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 का ए में है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का ए में है। और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता बोलेगा तो बी में है। क्या? अनुच्छेद बी में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद सी में है, 19 के सी में है। आवागमन की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 के डी में है। और निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 का ई में है। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, नोट्स दिया हुआ है पॉलिटी का। आगे व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 का जी में है, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता 19 का ए, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता 19 का बी, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 का सी, आवागमन की स्वतंत्रता आवाजाही करेंगे 19 का डी, और निवास बोलेगा तो ई से 19 का ई में। अब व्यापार बोलेगा तो जी व्यापार का बोलेगा तो 19 का जी में है। आगे कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण को किया गया अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थान की स्थापना का उल्लेख किस में किया गया? अनुच्छेद 30 में किया गया है। और यह कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? क्या होगा? आर्टिकल 32। क्या? आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के अंदर कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं? कितना होगा? 5 प्रकार। कितना? 5 प्रकार का। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रीट